हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने ब्रेन के जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में डिटेल में जान लिया था। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वह है रिफ्लेक्स एक्शन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? तो आप ऐसा समझ लो कि कोई भी ऐसा एक्शन जो बिना आगे कह दो है कि आपकी मर्जी के ठीक है हो जाता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और बेसिकली इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं और जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सही से समझना कि जो भी ऑर्गन रिफ्लेक्स एक्शन करेंगे वो वॉलेंट्री होंगे, यानी वो आपके कंट्रोल में रहते हैं नॉर्मल टाइम में। फॉर एग्जांपल हैंड, अगर हाथ को आप देखते हो तो आपका हैंड क्या एक वॉलेंट्री ऑर्गन है जिस पे कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। जैसे एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में बताया था, मुझे पेन उठाना है, मैं उठा लेता हूँ अपनी मर्जी से, तो वॉलेंट्री हैंड मेरा क्या हो गया? वॉलेंट्री ऑर्गन हो गया। लेकिन यही जब आग में जाता है तो एकदम से हमारे बिना सोचे हुए ही जल्दी से हटा लेता है हाथ को, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि वॉलेंट्री ऑर्गन था हमारा हैंड, लेकिन जब आग में हाथ गया तो वहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन कर लिया, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। यानी रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जो स्पेशल केस हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, वो भी वॉलेंट्री ऑर्गन्स में, ठीक है। व्हेन ए वॉलेंट्री ऑर्गन, कोई वॉलेंट्री ऑर्गन जब क्या जाता है किसी भी सडन डेंजर में जाता है, अचानक किसी डेंजर में उसमें हो जाता है, तो इट इज़ इमीडिएटली पुल्ड अवे फ्रॉम द डेंजर टू सेव इटसेल्फ, और वो अचानक ही अपने आप को पुल्ड कर लेता है, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। अब इसके एग्जांपल्स आप बहुत सारे देख सकते हो। जैसे आपकी ओर कोई बॉल तेज़ से मारता है तो और आपका ध्यान उस समय नहीं होता, अचानक ध्यान जाता है तो आपका हेड अपने आप ही डाउन हो जाता है, यानी सिर अपने आप ही नीचे हो जाता है। अगर आप कोई साइकिल वगैरह चला रहे हो, आगे कोई भी डॉग का बच्चा आ जाए या इंसान आ जाए तो अपने आप ब्रेक दब जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके हाथ जो है वो किसी प्रेस में या आग में चला जाए तो एकदम से हट जाता है, ठीक है। या फिर आपके पैर पे कोई पत्थर गिरने वाला होता है या कांटा चुभता है तो एकदम से आप हटा लेते हो पैर को या लेग्स को पुल कर लेते हो। तो ये सारे जो एक्शंस हैं, ये सारे एक्शंस क्या हो गए? रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए, क्योंकि ये आपके वॉलेंट्री ऑर्गन ने किया, लेकिन ये थे कैसे? इनवॉलेंट्री, क्योंकि सडन आपने पुल किया, ठीक है, उस पर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं था। तो ऐसे एक्शंस को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और मेनली इसे कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं करता, इसे स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं समझाने के लिए। व्हेन योर हैंड टचेस ए वेरी हॉट इलेक्ट्रिक आयरन यू मूव अवे योर हैंड इन ए जर्क और शॉक। तो कहा गया है कि जब भी आपका हाथ जो है किसी भी गर्म इलेक्ट्रिक आयरन पे जाता है, स्त्री जो घर पे प्रेस करने के काम में आता है, तो हमारा जो क्या है कि हैंड है वो एकदम से जर्क, झटके से जो है वहाँ से हट जाता है। तो ऑल ऑफ दिस हैपन इन फ्लैश एंड योर हैंड इज़ सेव्ड फ्रॉम द इमीडिएट इंजरी। तो कहा गया है कि ये इतने जल्दी होता है, कुछ सेकेंडों के अंदर या सेकेंड के भी कुछ पार्ट में, कि हमारा हाथ बच जाता है जलने से। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल बताया गया। इसके जगह पे जो आयरन प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके जगह पे फायर भी हो सकता था, ठीक है, या इसके जगह पे कांटा भी हो सकता था, और यहाँ पे हैंड दिखाया हुआ है, लेग्स भी हो सकता था, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मेनली ये है कि इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जो है एनसीईआरटी में डायग्राम मिल जाएगा, या यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो। तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो है मेनली किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है वो समझा देता हूँ, और उन्हीं के थ्रू हम रिफ्लेक्स आर्क को समझेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार हम समझ लेते हैं डायग्राम से। तो जो भी आग हो गया या आगे हॉट इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये यहाँ पे कोई स्पाइन होता, कांटा होता है, थॉर्न होता, तो इसे कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं? स्टिमुलस। बेसिकली ये जो होता है इन्वायरमेंट में होने वाला एक चेंज है, ठीक है, जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो स्टिमुलस कहलाएगा। उसके बाद जो भी आगे ऑर्गन इसके कांटेक्ट में आएगा स्टिमुलस के, उसे कहेंगे रिसेप्टर। यहाँ पे हैंड ऐसे जगह पे लेग्स भी हो सकता था, ठीक है। अब रिसेप्टर में जो है वहाँ से स्टार्ट होता है न्यूरॉन, उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन जो है जब ये टच होने वाला होगा तो इस इंफॉर्मेशन को ले जाएगा कहाँ पे?
स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएशन न्यूरॉन होगा। वो एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करेगा, इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना भेज के, सीएनएस में ना भेज के, इसके रास्ते को घुमा देगा और ये जो इन्फॉर्मेशन लाया था ये रिसेप्टर से होते हुए यहाँ पे कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में, उसे एसोसिएशन न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को दे देगा। तो सेंसरी न्यूरॉन लेके आया, एसोसिएशन न्यूरॉन ने उसको स्पाइनल कॉर्ड से घुमा दिया और दे दिया किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो है फिर ले जाएगा इसे कहाँ पे, इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर तक। इफेक्टर मतलब मसल समझ लो। तो मसल जो है वो जल्दी से जो है इसे पुल कर लेगा, यानी यहाँ से खींच लेगा, तो हम इंजरी होने से बच जाएंगे। तो याद रहेगा। तो ये जो पूरी पाथवे बनेगी ना, क्या इन्फॉर्मेशन को पहले स्टिमुलस से लेना रिसेप्टर के द्वारा, रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन को देगा, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो है एसोसिएशन न्यूरॉन उसे मोटर न्यूरॉन को देगा, फिर इफेक्टर, और फिर जो है इसे पुल कर लिया जाएगा। तो ये जो पूरी पाथ बनेगी, ठीक है, इस पाथ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो आप कह देना कि इट इज ए पाथ, ठीक है, आपके बाय विच रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म, यानी रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से किया जाता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो उसे आप फ्लो चार्ट से भी दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे अभी दिखाई देगा, ठीक है, तो ये आपको बना हुआ दिख रहा होगा। तो ऐसे करके भी आप रिफ्लेक्स आर्क को दिखा सकते हो। तो अगर कोई पूछे रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन ए रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क है, ये वो पाथ है जिससे कि नर्व सिग्नल्स जो है जो इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज द फ्लो ऑफ सिग्नल्स इन ए रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिसेप्टर है जो मेनली हैंड लेग्स वगैरह हो सकता है, और फिर सेंसरी न्यूरॉन वहाँ से लेगा उस रिसेप्टर से, फिर एसोसिएशन न्यूरॉन रिले करके उसे दे देगा मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो है वो उसे इफेक्टर तक पहुंचा देगा, और इफेक्टर जो है फिर बाद में उसे पुल कर लेगा, ठीक है, पुल फ्रॉम डेंजर, खींच लेगा डेंजर से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रिफ्लेक्स आर्क में जो क्या होती है, सिग्नल की ट्रैवलिंग होती है या ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को जान लिया, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल को जान लिया, डायग्राम को जान लिया, और रिफ्लेक्स आर्क जान लिया, और रिफ्लेक्स आर्क का पूरा पाथवे जान लिया। पर रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो जो चीज़ें होती है उसे डिटेल में जान लेते हैं। तो देखो, द रिसेप्टर इज़ द ऑर्गन विच कम्स इनटू द डेंजर जोन, यानी रिसेप्टर वो ऑर्गन होता है, फिर वो हैंड हो चाहे लेग हो, जो डेंजर जोन में आता है, यानी स्टिमुलस के कॉन्टेक्ट में आता है। द सेंसरी ऑर्गन न्यूरॉन्स पिक सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड देम टू द रिले न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। फिर क्या होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन होता है रिसेप्टर से सिग्नल लेता है और उसे भेज देता है कहाँ पे, एसोसिएशन न्यूरॉन के पास, जो कहाँ पे होगा, स्पाइनल कॉर्ड में। द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड सेंड सिग्नल्स टू द इफेक्टर वाया द मोटर न्यूरॉन। अब क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो इन्फॉर्मेशन आया उसे प्रोसेस करके वो भेज देता है इफेक्टर को, यानी मसल्स को, और किसके हेल्प से, मोटर न्यूरॉन, यानी मोटर न्यूरॉन लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक इन्फॉर्मेशन को। द इफेक्टर कम्स इन एक्शन मूव्स द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर। और जो इफेक्टर होता है वो एक्शन करता है और रिसेप्टर को डेंजर से आगे दूर कर देता है, यानी रिसेप्टर को जहाँ डेंजर होगा उससे दूर कर देता है। तो द रिफ्लेक्स आर्क passes at the level of the spinal cord and the signal involved in reflex action don't travel up to the brain. This is important because sending signals to the brain should involve more time. तो यहाँ पे would involve more time. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को भेजता है उसे ब्रेन तक नहीं ले जाया जाता। अगर ब्रेन तक ले जाया जाता तो टाइम ज़्यादा हो जाता और बेसिकली जो डेंजर में था हमारा रिसेप्टर वो इंजर्ड हो जाता। आप खुद ही सोचो कि अगर आग में आपका फिंगर गया है और अगर वो सिग्नल जो है पूरे ब्रेन तक भेजा जाता और ब्रेन से वापस आता तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता और आपका हाथ जल चुका होता। या फिर आपकी ओर कोई बॉल आ रहा होता है, अचानक आप उसकी ओर देखते हो, अगर आप इतना टाइम लेते कि आपका वो जो इन्फॉर्मेशन है बॉल आने का वो पहले ब्रेन तक जाता और ब्रेन से आता और फिर
आपका हेड हटता तब तक बॉल लग चुकी होती। तो मेनली रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो है सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजा ही नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो क्या किया जाता है, टर्न आगे कर दिया जाता है। तो इसी के कारण वो पाथ बनता है जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो याद रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो है ये जान लिया कि बेसिकली जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ब्रेन तक नहीं जाते, स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेन तक जाते तो ज़्यादा टाइम लगता और हमें इंजरी हो गई होती। तो ऑल दो एवरी एक्शन इज़ अल्टीमेटली कंट्रोल बाय द ब्रेन, हमें पता है कि जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारे कंट्रोल होते हैं ब्रेन से, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन ही एक ऐसा एक्शन है जो कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये चीज़ याद रखना, और ये इसलिए क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और ये सडन आपके एक्शन हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम ब्रेन तक नहीं भेज सकते, स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो जाता है। मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल, मसल्स टिश्यू हैव स्पेशल फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। व्हेन मसल रिसीव ए नर्व सिग्नल, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर्ड इन टू मसल्स, calcium ions enter the muscle cell, it result in actin and myosin filament sliding towards each other, and that is how a muscles contract in a muscles brings movement in the related organ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी फैक्टर होता है बेसिकली मसल को कहते हैं, उसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो जब भी सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन लेके आता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो वहाँ पे सीरीज़ ऑफ इवेंट ट्रिगर्ड हो जाते हैं जिससे कैल्शियम रिलीज़ होता है, और कैल्शियम के रिलीज़ होते ही एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है वो स्लाइड होने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आप ऐसे मान लो कि एक्टिन है और ये मान लो कि मायोसिन है, तो ये एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होने लग जाते हैं, स्लाइड होने लग जाते हैं। तो स्लाइड होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं मसल, जिससे कि मूवमेंट होती है मसल में, और जो रिलेटेड ऑर्गन होता है या रिसेप्टर था वो डेंजर से बाहर आ जाता है। तो ये भी क्लियर रखना। ठीक है, तो आज के लिए या अभी हमने क्या क्या जान लिया, तो बेसिकली हमने जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जान लिया, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल जान लिए, उसका डायग्राम जान लिया, रिफ्लेक्स आर्क जान लिया, और उसको डिटेल में भी जाना कि आखिर क्या क्या होता है। और साथ ही हमने ये जाना कि किसी भी इफेक्टर के अंदर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, और जब भी कोई सिग्नल आता है मसल में तो जो है कैल्शियम रिलीज़ होता है, जिसके कारण एक्टिन और मायोसिन जो हैं वो स्लाइड करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसके कारण कि क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, और हमारी जो मूवमेंट होती है वो हो पाती है, और डेंजर से रिसेप्टर बाहर आ जाता है। तो ये था आपका कि मसल मूव कैसे करता है। तो जैसे हमने नर्वस सिस्टम के बारे में जाना, तो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा पाता है, और जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह काम में आते हैं। वैसे दूसरा जो चीज़ है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है हमारे बॉडी में, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। अब आप पूछोगे जब नर्वस सिस्टम है तो एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली एक फिक्स्ड पार्ट तक, यानी नॉर्मली कहें तो बॉडी के हर पार्ट तक नहीं पहुँच सकता, जैसे फिंगर के टिप वगैरह पे नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि बना हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड से, और एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं। तो हार्मोन जो है वो केमिकल होते हैं, तो वो केमिकल जो हैं वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन है वो नहीं पहुंच पाते। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है कि उन जगहों पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करवा पाता है जहाँ पे कि नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी हो जाते हैं। और ये जो है क्या है, केमिकल मीन्स से करते हैं, यानी हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और हार्मोन एक तरह के केमिकल होते हैं। तो केमिकल मीन्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, और इसमें आपको ये याद रखना है कि नर्वस जो आप देखें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है, और ये जो है कंपैरेटिवली काफ़ी स्लो होता है। यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होगा, जो कि हार्मोन के हेल्प से होता है, वो स्लो होता है, और जो नॉर्मली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने देखा है पीछे नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो फास्ट होता है। ये भी चीज़ क्लियर रखना। तब एंडोक्राइन सिस्टम को जानते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बना हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड से,
और कोई पूछे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो जिनमें डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस। अब आप पूछोगे डक्ट क्या होता है, तो डक्ट आप ऐसे समझ लो कि कोई पाथवे होता है जिसके थ्रू की जो केमिकल ये सिक्रीट करेगा वो पास होता है, ठीक है। तो इसमें वो डक्ट नहीं होता। तो इसका जो सिक्रीशन है जिसे हार्मोन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, तो वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसे हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स जो हैं वो जो सिक्रीट करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड, वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर दिया जाता है। किसमें कर दिया जाता है? ब्लड में रिलीज़, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होता, कोई स्पेशल रास्ता नहीं होता जिसके थ्रू कि ये हार्मोन पास होंगे, ठीक है। इट प्रोड्यूस और सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, यानी कि अपने जो भी प्रोडक्ट होंगे उसको डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं किसमें? ब्लड में। तो ये बता चुका हूँ क्यों, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं होता है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो हार्मोन्स इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो ये जो सिक्रीट करते हैं केमिकल उसे क्या बोला जाता है? हार्मोन। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है उसे कहते हैं हार्मोन, और हार्मोन केमिकल होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड आर केमिकल दैट हेल्प्स इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और ये बेसिकली हार्मोन्स होते क्या हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो हार्मोन्स असिस्ट नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोन जो है असिस्ट करता है, यानी हेल्प करता है नर्वस सिस्टम की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो नर्वस सिस्टम तो मेन चीज़ हो गई जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है और फास्ट करती है, न्यूरॉन्स के थ्रू करती है। लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन है ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, स्लो करता है, लेकिन वहाँ पे कर पाता है जहाँ पे कि नर्वस सिस्टम नहीं कर पाता, ठीक है। तो नर्व डोंट रीच द एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी एंड हैंस हार्मोन्स आर नीडेड टू अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दोज पार्ट्स। तो जहाँ पे नर्व नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे हार्मोन जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करवाता है। और ये भी बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी कि अनलाइक नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल इज़ समवॉट स्लोअर, यानी हार्मोनल कंट्रोल जो होती है वो स्लो होती है नर्वस कंट्रोल के कंपेयर में। तो आइए जो जितने भी हमारे बॉडी में मेन एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनके बारे में जानते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं वो जानते हैं, और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही वो हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं जानेंगे। पेपर में आपको टेबुलर फॉर्म में जो है क्या किया जाएगा कि वो ग्लैंड का नेम, इसके बाद हार्मोन सीक्रेट, ग्लैंड लोकेशन और हार्मोन फंक्शन, ये 4 कॉलम दे देंगे। और इसमें से कोई भी जो है कॉलम का कोई भी चीज़ ABC करके छोड़ देंगे और आपको उसे फिल करना होता है। तो इस कई टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्ट भी आ जाएंगे, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि थायराइड ग्लैंड जो है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है उसका फंक्शन लिखो, या फिर मैंने जो बोला कि आपको एक टेबल बना देंगे, टेबल के अंदर जो है ये 1 2 3 4 कॉलम है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का नेम, उसका लोकेशन, हार्मोन सीक्रेट और फंक्शन, ये 4 कॉलम बना देंगे। किसी का आपको ग्लैंड का नेम दे देंगे, लोकेशन छोड़ देंगे, ये दोनों चीज़ दे देंगे। किसी में आपको ग्लैंड का नेम ही छोड़ देंगे, ये तीनों चीज़ दे देंगे। किसी में आपको ये 3 चीज़ें दे देंगे, यानी कि ग्लैंड का नेम दे देंगे, लोकेशन दे देंगे और हार्मोन सीक्रेट दे देंगे, और उसका फंक्शन वाला छोड़ रखा होगा। तो ऐसे करके कहीं पे ये छोड़ देंगे, किसी में ये छोड़ देंगे, किसी में ओके ये छोड़ देंगे। तो ऐसे करके ABC करके जो है आपको 4-5 चीज़ें छोड़ रखी होगी और 3 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन बना देंगे। तो ये मैंने आपके टेबुलर फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, एज इट इज़ आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करूँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो उसमें पहला एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमें पढ़ना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को एक चीज़ और याद रखना, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो आप बता देना क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही करता है, यानी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। लेकिन आपको सारे हार्मोन के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि आप में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपको कुछ हार्मोन बताएंगे और उसके फंक्शन समझा देंगे। बाकी जब आप 11th-12th में जाते हो तो वहाँ पे 15 to 20 हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे।
तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं पता चला, क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और लोकेशन क्या, एट द बेस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का जब लास्ट हो रहा होता है हिंड ब्रेन का, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद ये हार्मोन कौन से सिक्रीट करता है, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। तो आपको बस 3 ही हार्मोन के बारे में बताया गया, GH, TSH और FSH, यानी ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो अगर इसके फंक्शन की बात करें तो GH क्या काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन जो है बेसिकली ग्रोथ स्टिमुलेट्स, ठीक है, तो ये ग्रोथ करवाने का काम करता है। और TSH जो है वो क्या करता है, तो थायराइड ग्लैंड जो होगा उसके हार्मोन थायरोक्सिन को सिक्रीट करवाने में हेल्प करवाता है। और FSH का क्या फंक्शन है, FSH स्टिमुलेट द फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यानी जब ओवेरी से ओवम बन रहा होगा तो FSH उस समय पे जो है हेल्प करता है ओवम के रिलीज़ होने में। तो यहाँ पे 3 हार्मोन थे, तीनों के फंक्शन फिर से सुन लो। ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम में ही है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड भी एक ग्लैंड है, तो थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन को निकलवाने में हेल्प करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली जो ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम रिलीज़ हो रहा होता है ओवेरी से, तो ओवम रिलीज़ करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था आपके 3 हार्मोन और उनके तीनों के फंक्शन। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में होता है और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का काम क्या होता है, कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी, यानी फैट, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जनरल मेटाबॉलिज्म। और ग्रोथ में बॉडी की हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मेटाबॉलाइज होंगे या सीधे से डाइजेस्ट होंगे तो वो हमें एनर्जी देंगे और हमारी ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे। तो थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और किसकी मेटाबॉलिज्म में, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि यदि अगर हम ऐसा जो सॉल्ट है ना खाएं जिसमें आयोडीन ना हो, ठीक है, आयोडीन लेस अगर सॉल्ट खाते हैं तो हमें एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं गॉइटर। तो पेपर में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई इट इज़ एडवाइज टू टेक आयोडाइज सॉल्ट, क्यों ऐसा एडवाइस किया जाता है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो बता देना, क्योंकि अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं गॉइटर। ठीक है, गॉइटर यानी गला जो है वो काफ़ी फूल जाता है और उसमें जो है फिर मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं हो पाती प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की, तो वो हमारे ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमारा आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तीसरा ग्लैंड जो है वो है एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या होता है, किडनी के ऊपर होता है, अबव किडनी। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। और एक चीज़ याद रखना कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन आता है, एग्जांपल के लिए रात में हम निकले और हमें बहुत डर लग रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो उस समय पे आप देखना कि हमारा अचानक से स्वेटिंग होने लग जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो जाती है। तो ये सारा काम कौन करता है, एड्रेनलिन। और इससे क्या होता है कि हम उस टाइम को कोप कर लेते हैं। कोई भी खतरा वाला समय आता है या स्ट्रेस कंडीशन आता है तो उस समय पर एड्रेनलिन जो है हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस करता है जिससे कि हम उस टाइम से कोप कर लें, बाहर आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, यानी जिस समय खतरा हो तो फाइट करे और हमें बाहर निकाल सके उससे। तो वही है, यानी प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड हैंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये हमें प्रिपेयर करता है इमरजेंसी के लिए, और इमरजेंसी मेनली खतरा वगैरह वाला समय आता है तो उस समय पे, तो जब भी कोई डेंजर वाला टाइम आता है या इमरजेंसी आती है तो उस समय पर बहुत सारा एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, जिसके कारण स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना आता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इसके अलावा रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हम उस समय से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज जो है वो स्टमक के नियर होता है, और पैनक्रियाज ही एक ऐसा ग्लैंड है
जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड कहलाता है। तो एंडोक्राइन इसलिए कहलाता है क्योंकि इंसुलिन और ग्लाइकोजन दो हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन सिक्रेट करने वाले ग्लैंड जो होते हैं उन्हें एंडोक्राइन कहते हैं। और एक्सोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लाइव प्रोसेस में जाना था कि पैनक्रियास जो है वो कुछ एंजाइम भी सिक्रेट करता है, ठीक है। जैसे हमने कौन कौन से जाना था, तो हमने जाना था अगर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नाम का ये जो है क्या करता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दो जो है ये एंजाइम सिक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं प्रोटीन वगैरह के। तो यानी ये एंजाइम सिक्रेट करता है इसीलिए एक्सोक्राइन भी है, और हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लाइकोजन इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो दोनों तरह के ग्लैंड हो गया। और आगे प्रेजेंट कहाँ पे होता है, नियर स्टमक। तो इंसुलिन का काम क्या है, तो जब भी शुगर लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो उसे कम करने का काम करता है इंसुलिन। और जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बनता है सही से तो उनके अंदर शुगर लेवल बढ़ता रहता है और एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते जो है उनको डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है जिसे हिंदी में मधुमेह कहते हैं। और ग्लाइकोजन का काम है जब शुगर लेवल कम होगा तो ये उसे बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों मिलके कह सकते हैं कि शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं ब्लड में। इंसुलिन जो है बढ़ जाए तो घटाता है और ग्लाइकोजन घट जाए तो बढ़ाने का काम करता है। और अगर इंसुलिन सही से नहीं बन रहा है बॉडी में तो डायबिटीज़ नाम की बीमारी भी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। अब बात करते हैं टेस्टिस की। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवेरी होता है। दोनों का फंक्शन सेम ही है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये स्क्रोटम में होता है, यानी कि एक पाउच होता है बॉडी का आउटसाइड, उसमें होता है। और ओवेरी जो है वो यूटेरस के पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेस्टिस है एंडोक्राइन ग्लैंड वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, इसे आप एंड्रोजन भी कह सकते हो, ठीक है, इसके दो नाम हैं। और जो ओवेरी है वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, जिससे कि आप बाद में जाके प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो में पढ़ोगे। तो टेस्टोस्टेरोन का काम है कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अगर कोई पूछे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, तो ऐसे कैरेक्टर जो बाद में आते हैं और मेनली रिप्रोडक्शन वगैरह करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आवाज़ का भारी हो जाना मेल के अंदर, नॉर्मली पेनिस का साइज़ बड़ा हो जाना या पीनस का साइज़ बड़ा हो जाना, ठीक है, और फेस पे हेयर आना या पेल्विक रीजन में हेयर का बड़ा हो जाना। तो ये सारे सेकेंडरी क्या हैं, कैरेक्टर हैं। तो सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलपमेंट में और स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वही काम एस्ट्रोजन जो है फीमेल में करता है, यानी एग की फॉर्मेशन करता है, यानी ओवम को फॉर्म करता है प्यूबर्टी के समय पे, और डेवलपमेंट में हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा कि नॉर्मली ब्रेस्ट साइज़ का बड़ा होना, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्यूबिक रीजन में हेयर आना, आर्मपिट में हेयर आना, तो ये जो, और बैक में यानी हिप में फैट डिपोजिशन होना, तो ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टर हैं फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर लाना का काम है एस्ट्रोजन का और एग फॉर्मेशन का, और स्पर्म फॉर्मेशन और सेकेंडरी कैरेक्टर लाने का काम है टेस्टोस्टेरोन का मेल में, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 6 एंडोक्राइन ग्लैंड जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बताए गए हैं। और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जब बड़ी क्लासों में जाओगे हायर क्लासेस में तब बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक्स को लेके, तब तक के लिए बाय।